ज़रा सोचो, तुम भी मेरी तरह अपने घर के सामने वाले पार्क में टहल रहे थे और तभी तुम्हें दिखता है एक खंबा। ये वाला नहीं, ये वाला खंबा जिस पे कुछ तो लिखा है लेकिन तुमको समझ नहीं आ रहा। तुम बहुत कोशिश करते हो इस राइटिंग को समझने के लिए, कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। लेकिन एक इंसान था जिसने इसको समझ लिया, जेम्स प्रिंसेप। इसमें पक्का ज्ञान की बातें लिखी होंगी। मैं कहता हूँ इसको चप्पल उतार के पढ़ते हैं। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था जिसने इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। इस स्क्रिप्ट का नाम है ब्राह्मी और उसको समझ में आया कि ये खंबे पत्थर इन सब में एक चीज़ कॉमन है, एक नाम, प्रियदसी, यानी कि सुंदर। नहीं, ये सारे पत्थर कोई लव लेटर नहीं है, रील की दुनिया से बाहर आओ। यहाँ पर प्रियदसी का असली मतलब है अशोक, वही अशोक जिसके सिंबल्स हमें इंडिया के हर एक कोने में देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर इतने सारे एम्पायर्स रह चुके हैं, आखिर हमने अशोक को ही क्यों चुना? मगर क्यों? लेकिन एक सेकेंड, हमने अभी लास्ट वीडियो में ही देखा था कि इंडिया के अंदर से सारी अर्बनाइजेशन 1500 BC के अंदर ख़त्म हो गई थी। तो आखिर ये अशोक, चोला, चेरा, पांड्या ये सब कहाँ से आए? अच्छा एक बात बताओ, कभी मन में सवाल आया है कि क्या ये पढ़ाई, एग्ज़ाम, इससे बढ़िया तो जंगलों में रहते, पत्ते पहनकर पेड़ों से फल तोड़ते, ना पढ़ाई की टेंशन, ना काम का स्ट्रेस। मजे ही मजे। अगर हाँ तो वेलकम टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन कब लोगों ने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, अब हमें भी शहरों में रहना है। अच्छा, इस टाइमलाइन को ना ध्यान से देखो। ये हो तुम आज, और ये है वो टाइम जब नॉर्थ इंडिया के आदिवासी टाइप लोगों ने सेटलमेंट्स बनाना शुरू किया। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, यानी 900 BC से लेके 600 BC तक। और इन सेटलमेंट्स को बोला गया जनपदा, और इसी जनपदा में डेवलपमेंट शुरू हुई और ये बनी महाजनपदा। और इन महाजनपदा को चलाता कौन है? एक राजा। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पर एक नहीं बल्कि मल्टीपल राजा थे, जैसे कि वज्जी। 600 BC के टाइम पर ब्राह्मणों ने बोला कि तुम एक राजा हो और तुम्हारा कोई ईमान धर्म होना चाहिए, और इसीलिए ये लो एक किताब जिसको बोला गया धर्मसूत्र। ये बेसिकली राजा के लिए एक गाइड बुक थी जो बताती थी कि अपने राजा को चलाना कैसे है, जैसे कि अपने लोगों से टैक्स लेना और दूसरे राज्यों पर कब्जा करना। इन 16 में से सबसे पावरफुल महाजनपद थी मगध। लेकिन वो क्या चीज़ें थी जिसने मगध को सबसे पावरफुल बनाया? एग्रीकल्चर, आयरन माइन, एलिफेंट्स और गंगा। मगध जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है, वहाँ पर मिट्टी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण उनके पास एग्रीकल्चर की कमी नहीं है। मगध के पास आयरन माइन से कंट्रोल था और इस आयरन से वो टूल्स और हथियार बना सकते हैं। असला हम भी रखते हैं पहलवान। इनके जंगलों में एलिफेंट्स की कमी भी नहीं थी, जो कि अगेन ट्रांसपोर्ट में काम आते होते हैं और साथ ही काम आते हैं वॉर के अंदर। एंड फोर्थ, गंगा, जो कि इस एरिया को फर्टाइल तो बनाती है और साथ ही में वाटर ट्रांसपोर्ट के काम भी आती है। लेकिन क्या सिर्फ इन फैसिलिटीज़ की वजह से एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर बन पाएगा? नहीं, एक पावरफुल एम्पायर को चाहिए एक पावरफुल राजा, जैसे कि मगध में बिम्बिसारा, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, और महापद्मनंदा का बेटा धनानंद। धनानंद के दरबार में एक स्कॉलर आता है, विष्णुगुप्त, ऑल्सो नोन एज चाणक्य। चाणक्य ने धनानंद को एडवाइस किया कि वो अपने आसपास के राज्यों से दोस्ती बना दे, पर धनानंद ने उसको बोला ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। जिसको सुनकर चाणक्य को गुस्सा आया और उसने बोला मैं अपने बाल खोल दूंगा। जब तक वो नंदा डायनेस्टी का सर्वनाश नहीं कर देता। तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक लड़के को उठाता है, उसको ट्रेनिंग देता है और नंदा डायनेस्टी को हरा देता है। यहीं से शुरू होता है मौर्य एम्पायर। और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता पता है कौन था? अशोका। हाँ, वही इंसान जो अपने लुक्स को लेकर इतना इनसिक्योर था कि उसने अपना नाम प्रियदर्शी रख लिया था, सुंदर। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बता। एक बार समझते हैं कि मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था कैसा। उससे पहले ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का सीधे सीधे मतलब है लैंड, रिसोर्सेज या लोगों को ऑर्गेनाइज, मैनेज या कोऑर्डिनेट करना। मौर्यन एम्पायर को ऑर्गेनाइज किया था अर्बन सेंटर्स और कैपिटल में। कैपिटल यानी पाटलिपुत्र और अर्बन सेंटर जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णनगरी। और ये जो अर्बन सेंटर्स थे इनकी प्लेसमेंट भी काफ़ी सोच समझ कर की गई थी, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैनी ट्रेड रूट्स पर और स्वर्णनगरी कर्नाटक की गोल्ड माइंस पर। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन पर, और कोऑर्डिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन रिवर्स और लैंड दोनों के थ्रू होता था। अब आते हैं मैनेजिंग पर।
मौर्यन एम्पायर ने अपनी आर्मी को मैनेज करने के लिए 6 डिवीजन बनाए थे। पहले थे वो लोग जो नेवी को मैनेज करते थे, दूसरे थे वो लोग जो ट्रांसपोर्ट को मैनेज करते थे, तीसरे थे वो लोग जो फुट सोल्जर्स को मैनेज करते थे, चौथे थे वो लोग जो हॉर्स को मैनेज करते थे, पांचवे थे वो लोग जो चैरियट्स को मैनेज करते थे, और छठे थे वो लोग जो एलिफेंट्स को मैनेज करते थे। भाभी तू तो सेटअप ही बहुत तगड़ा लाया है ना? बढ़िया है ना? लेकिन एक बात अभी तक समझ नहीं आई, हमने नेशनल फ्लैग से लेकर नेशनल एम्बलम तक अशोक का ही सिंबल क्यों चूज किया? और इसका जवाब छिपा है अशोक की कहानी में। अशोक पहले एक बहुत ही क्रूर राजा था, लेकिन एक लड़ाई ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। द वॉर ऑफ कलिंगा, एक ऐसी लड़ाई जो उसने जीत तो ली थी, पर जब जीत कर ऊपर देखा तो दिखाई थी सिर्फ लाशें। इतने रिग्रेट के बाद उस दिन वो शपथ लेता है कि वो आज के बाद कभी भी कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। उसने अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया था धम्मा की पॉलिसी को प्रमोट करना, और धम्मा के प्रमोशन के लिए उसने कई प्रोजेक्ट्स को बनवाया, जैसे कि लेकिन इसके बावजूद मौर्यन एम्पायर को ज़्यादा टाइम नहीं चला, सिर्फ 150 साल। सेकेंड सेंचुरी BC आते आते कई नए किंगडम्स बनने लगे। किंगडम्स जैसे कि साउथ के अंदर चोला, चेरा, पांड्या, और कुछ चीफडम्स जैसे कि सतवाना जो वेस्टर्न इंडिया में थे। अब ये चीफ्स और किंग्स मार्केट में नए नए आए थे, तो अथॉरिटी बनाने के लिए गेस करो उन्होंने किसका सहारा लिया होगा? अगर कर लिया है तो मुबारक हो, तुम भी नेता बन सकते हो, और अगर नहीं किया तो मैं बताता हूँ, धर्म, रिलीजन। इन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ दिया। कुछ राजाओं ने अपने आप को इवन देवपुत्र बुलाया, सन ऑफ गॉड्स। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और एक बात बताओ, तारीफ किसको नहीं पसंद? और ऐसी ही तारीफ का बेस्ट एग्जांपल है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त ने अपने कवि हरिसेना से बनवाया था, जिसमें हरिसेना ने समुद्रगुप्त की जमकर तारीफ करी है। लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो राजा में दिखाना चाहता है, जनता नहीं। आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में हमें पता चलता है एक कहानी से। कहानी का नाम गंदा टेंडू चट को। इसके अंदर राजा को बहुत गालियाँ पड़ी हैं। इस कहानी में लोग बोलते हैं कि दिन में तो राजा में टैक्स के नाम पर लूटता ही है, और रात को लुटेरे। उस टाइम पर मोस्टली लोगों के पास टैक्स देने के लिए पैसे कहाँ से आते थे? खेती यानी एग्रीकल्चर से। और अगर राजा ज़्यादा टैक्स मांगेगा तो उस टैक्स को पे करने के लिए लोगों को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों ने 2 चीज़ चेंज करी। पहला, उनने आयरन टिप्ड फ्लो का यूज़ किया, और दूसरा, उनने इरिगेशन के लिए वेल्स, कनाल्स और टैंक का यूज़ किया। तो देखो, एक एम्पायर के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस लैंड से आता है। इसका मतलब लैंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर मेरे को प्रूव करना है कि ये लैंड मेरा है, तो तुमको एक प्रूफ तो चाहिए होगा, जो हमें पता चलता है लैंड ग्रांट से। लैंड ग्रांट को तुम एक डॉक्यूमेंट की तरह कह सकते हो। ये बेसिकली कॉपर की प्लेट होती थी, जिसका एक फेमस एग्जांपल है प्रभावती गुप्ता का। फेमस क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लड़कियों को लैंड रखने की परमिशन नहीं थी, लेकिन प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन थी। क्योंकि प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त मौर्य 2 की बेटी थी। अभी लैंड ग्रांट्स ना इस टाइप के इंस्क्रिप्शन होते हैं, और हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री ऐसे ही कई सारे इंस्क्रिप्शन पे बेस्ड है। लेकिन क्या सिर्फ ये जानने से कि इन इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है हम हमारी पूरी हिस्ट्री समझ सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन इंस्क्रिप्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इंग्रेविंग्स यानी राइटिंग का ख़राब होना, समय के साथ इन इंस्क्रिप्शन की क्वालिटी ख़राब होना, और सबसे बड़ा लिमिटेशन, जैसे आज के दिन भी आम जनता को हर कोई भूल जाता है, ठीक वैसे ही इन इंस्क्रिप्शन के अंदर आम जनता के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं गया। हर बार की तरह हमने ज़िंदगी और कहानी के छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट हिस्सों को इग्नोर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस।